हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। मेरा नाम राहुल है। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का टारगेट स्टडी कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे, डीपीपी नाम है जिसका, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो कोर्स है वो 23 फरवरी से लेके 25 मई 23 तक चलेगा। आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो 28 मई को है। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 फरवरी से शुरू किए हैं कोर्स, जिसमें पॉलिटी के 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और इकोनॉमी में 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग का जो टारगेट है वो है कि 50 क्वेश्चन कम से कम हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। और अभी प्रीलिम्स होने में 90 दिन के आसपास है। तो अभी तो 50 क्वेश्चन से अगर डेली करेंगे सॉल्व दोस्तों, तो 4500 क्वेश्चन, मतलब 4500 क्वेश्चन मिनिमम होगा। ठीक। और ये 50 क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे हम इसको बढ़ा के 60, 70 से लेकर 100 तक ले जाएंगे। मतलब हम लोग का जो टारगेट है दोस्तों कि प्रीलिम्स के पहले 7000 से 8000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का होगा। देखिए, अगर आप 7000 से 8000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और मैं जो आपको बताऊँगा वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए मजबूर करेगा, ताकि और आपका प्रिपरेशन एक स्मूथ लाइन पे हो जाए। तो 7000 से 8000 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके चले जाएंगे दोस्तों, तो यूपीएससी में जो हमारा 28 मई को एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसका जो कट ऑफ जाता है वो हमेशा जो है, और ये 100 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर का होता है, और इसका जो कट ऑफ जाता है हमेशा 100 नंबर से कम जाता है। इसका मतलब अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन सही है आपका नेट में, ठीक है, नेट क्वेश्चन मतलब काट पीट के, तो आपका जो है आराम से 110 से लेकर 115 नंबर तक आराम से आएगा, और कट ऑफ को आप आसानी से क्रॉस कर लेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, ताकि प्रैक्टिस आपका इतना हो जाए कि आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को निकाल लें। और ये जो कोर्स है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए तो उपयोगी है ही साथ ईपीएफओ के लिए भी ज़रूरत है, जिसमें आपको लगभग 650 वैकेंसी आई है। 418 वैकेंसी वो, और 150 के आसपास वो, मतलब रखिए तो तकरीबन 570-80 के आसपास जो है वैकेंसी आई है दोस्तों। ठीक है। तो ईपीएफओ में भी एक कंपोनेंट हमारा जीएस का है। ठीक है। हमें उसमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री तो पढ़ना है दोस्तों, और साइंस। और प्रीलिम्स में तो ये उपयोगी है ही। तो ये जो कोर्स आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ईपीएफओ 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी हम लोग इकोनॉमी में क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन हो चुका है, और ये पार्ट 2 है। हम लोग जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को करेंगे, मतलब 26 से 50 तक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी करने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको ऊपर से सब क्रॉस कर जाएगा। जो भी आपको बताया जाएगा समझा के बताया जाएगा, लेकिन स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। तो या तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, मेरा पर्पज़ है दोस्तों आपको समझाना। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर फास्ट हो रहा है तो आप इसको स्पीड को कम कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो नॉर्मल स्पीड में इसको चलने दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है लोग सफल होते हैं दोस्तों। ब्रूस ली के से जब पूछा गया कि आप इतना जो है अच्छा कैसे कराटे कर लेते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि मैं जो है प्रैक्टिस बहुत करता था। एक किक को मैं 10,000 बार प्रैक्टिस करता था। आप देखें दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली कैसे कैसे शॉट मार के जो है रन को स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दूसरा खिलाड़ी जब वही शॉट मारने जाता है तो जो है आउट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने खूब प्रैक्टिस किया, एक ही बॉल को अलग अलग शॉट मारने का खूब प्रैक्टिस किया, दिन रात एक करके प्रैक्टिस किया दोस्तों। अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो हमेशा डक पे आउट होता, जीरो पे आउट होता। लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं। सूर्य कुमार को आप देखिए, बॉल आ रही है 150, 145 के स्पीड में, वो कैसे फ्लिक करके मार देते हैं दोस्तों, लॉन्ग ऑफ पे और जो है स्क्वायर में और पीछे के साइड। नॉर्मल प्लेयर के लिए मारना इम्पॉसिबल होगा, सभी वो मार पाता है बॉल को। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत किया है। इसीलिए हम लोग भी जब प्रैक्टिस दोस्तों बहुत कर लेंगे, 7000 6000 क्वेश्चन, तो यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन हम लोग को देगा, हम लोग आसानी से 60 से 65 क्वेश्चन को नेट सही कर लेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, इसलिए मैं फोकस करता हूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस करिए खूब। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है, मृणाल सर का जो है लेक्चर, वो आपका मैंने रेगुलर ले रहा हूँ। पीटी 365 पॉलिटी का मैंने ख़त्म कर दिया, बस एक टॉपिक उसमें बचा हुआ है,
टॉपिक नंबर 6, बाकी आपका 7 जो हो चुका है और 1 2 3 4 5 हो चुका है। मृणाल सर में भी हम लोग 120 पेज तक पढ़ चुके हैं और पॉलिटी में भी, लक्ष्मीकांत में भी 10 से 12 जो है चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक जैसे जैसे आएगा, आपका अप्रैल तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका साथ साथ ही चल रहा है दोस्तों। PT 365 इसके बाद हम इन्वायरमेंट का शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है दोस्तों। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि आप प्रीलिम्स में सक्सेस प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें, ठीक है। आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और आपका भी जो सपना है वो साकार हो, बस भगवान से यही उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वेलकम टू जीरो IAS। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो कोर्स है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एट द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। बोल रहा है बेरोजगारी दर होता है, मतलब बेरोजगारी दर मतलब होता है बेरोजगारों का संख्या, ठीक है, बटा वर्क फोर्स मतलब लेबर फोर्स मतलब श्रम बल, ठीक। ये कुछ स्टेटमेंट जो है बेरोजगारी दर का है पहला। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो वर्कर पॉपुलेशन का रेशियो होता है वो बोलता है कि वर्कर कितना है और पॉपुलेशन कितना है। तो सिंपल है दोस्तों, ये तो सही है, नाम ही से पता चल रहा है वर्कर और पॉपुलेशन के रेशियो को ही वर्कर पॉपुलेशन बोलेंगे, तो ये सही है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयड, और इसमें देखते हैं लेबर फोर्स। याद रखिएगा दोस्तों, बेरोजगारी दर में ऊपर बेरोजगारों की संख्या होगा, नीचे पॉपुलेशन नहीं होता है, नीचे होता है लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स का मतलब होता है जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं प्लस जो करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी को लेबर फोर्स बोलते हैं। लेबर फोर्स में वो नहीं आएगा कि जो कार्य करना ही नहीं चाहता है। जैसे हम लोग जो है UPSC का तैयारी करना चाहते हैं ना, और हम लोग जो है मान लो कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहता है, तो वो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता है। अगर हम इंजीनियरिंग वाले अनएम्प्लॉयमेंट का बात करें तो, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वो जो है बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो UPSC करना चाहता है ना, तो काम तो करना चाहता है लेकिन UPSC। तो ये भी सही है और ये भी सही है, हमें पूछा है करेक्ट। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इसको गोला कर दीजिए, करेक्ट पूछा है करेक्ट या इनकरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका सिर्फ सिली मिस्टेक इसी से गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा C, 26 का C होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। बोल रहा है इन्वायरमेंट का जो फुटप्रिंट होता है, मतलब पाद चिन्ह का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को कितना प्रभावित करता है। जो अगर कम प्रभावित करेगा उसका फुटप्रिंट कम होगा, जो ज़्यादा प्रभावित करेगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, इट हैज़ अबाउट 10,000 टाइम्स मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम साइज इन कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल ग्रैनुलर एरिया। बोल रहा है अगर इसका हम लोग नैनो जो यूरिया है उसका हम लोग सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम देखें तो ये ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और किसके कंपेयर में, जो ग्रैनुलर यूरिया होता है, ग्रैनुलर मतलब जो आपको यूरिया दिखता है मार्केट में, उसके कंपेयर में जो इसका एरिया होगा वो ज़्यादा होगा नैनो यूरिया का, ठीक। अगला है, इसको डेवलप्ड किया है, इट इज़ डेवलप्ड इंडिजीनियसली बाय एंड पेटेंटेड बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। बोल रहा है ये भारत में जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसने इसको डेवलप भी किया और पेटेंट भी किया, ठीक। तो देखिए ये तो पहला सही है। क्यों सही है कि नैनो यूरिया क्या है, ये इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करता है ना, क्योंकि वो इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है और प्लस एब्जॉर्ब बहुत आसानी से पेड़ पौधा में कर जाता है। तो आपको ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम यूरिया में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका सही होगा। वैसे भी देखिए ये नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया, नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी जब भी होगा तो जो कन्वेंशनल चीज़ होगा जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं उससे बेटर ही होगा ना दोस्तों, हर फील्ड में। तो हमारा ये सही है। दूसरा, इसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। मैंने बताया था ना, भले छोटा होता है लेकिन उसका एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए कम यूरिया में आपको ज़्यादा जो है पूरा प्लांट कवर हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन भी अधिक होगा। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा, इसको डेवलप किया है इसने और पेटेंट भी किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा पॉजिटिव चीज़, तो ये बता रहा है कि भारत में ये डेवलप किया, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये भी यूरिया भी क्या है, पॉजिटिव है, अच्छा चीज़ है ना, अच्छा चीज़ मतलब पॉजिटिव है। और ये भी क्या बता रहा है, पॉजिटिव, और ये भी क्या बता रहा है, पॉजिटिव, ये भी क्या बता रहा है, पॉजिटिव। समझने की कोशिश कीजिए। एक ये भी ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जो चीज़ अच्छा होगा उसका अच्छा पॉइंट अच्छा सही होता है। जैसे लिक्विड नैनो यूरिया बढ़िया चीज़ है, प्लस लिख देते हैं।
इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग फुटप्रिंट, मतलब ये भी बढ़िया चीज़ बोल रहा है कि इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को कम करता है। दूसरा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम, ये भी सही अच्छा है, और ये भी अच्छा चीज़ है। तो देखिए, पहले जो अच्छा चीज़ होगा उसका अच्छा चीज़ सही होगा। तो तीनों का स्टेटमेंट कहाँ अच्छा दिया है, ये तो ये होगा। ये भी एक मेथड है दोस्तों, ट्रिक है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक आपको मिलेगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे ये वाला हम बहुत चीज़ में यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा चीज़ का अच्छा चीज़ सही होता है, ठीक। और इसमें भी करेक्ट पूछा था, ठीक। तो करेक्ट में क्या है, तीनों सही है, तीनों अच्छा है। मान लीजिए आ गया कि साइमन कमीशन, आपको पता है कि साइमन कमीशन घटिया चीज़ था भारत के रिस्पेक्ट में, तो उसका हम लोग नेगेटिव पॉइंट को सही मारेंगे, समझ में आया। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे उसको उस टाइप का। अगला देखते हैं 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल ट्रेड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। जो फिजिकल पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब जिससे इकोनॉमी को हम लोग सिकोड़ के रखेंगे, मतलब इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देंगे, संकुचन करके रखेंगे। तो उसका क्या क्या फीचर है, ट्रेड्स है। डिक्रीज इन टैक्स रेट ऑफ व्हीकल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल, ये बोल रहा है कि व्हीकल का टैक्स रेट को कम कर दो ताकि सेल बढ़े। दोस्तों अगर सेल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, और इसमें बोल रहा है इकोनॉमी को हम लोग कम करना है, तो मतलब ये बोल रहा है कि नेगेटिव चीज़ है। और ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि बढ़ाएंगे, तो नेगेटिव का कभी भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, नहीं, तो हम वो इसको काट देंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये भी एक ट्रिक है। रिडक्शन इन सब्सिडी ऑफ एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा सिलेंडर लेंगे ना, तो ये बढ़ेगा सिलेंडर का सेल, तो जीडीपी बढ़ेगा। फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर सरकार अपना खर्चा कम कर दे। दोस्तों अगर सरकार अपना खर्चा कम करेगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ कम होगा, क्योंकि रोजगार, अगर सरकार मान लीजिए कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड रेल पुल बना रहा है, तो उससे जीडीपी ग्रोथ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बोल रहा है सरकार अपना खर्चा कम करना है, तो कम करेगा तो जीडीपी का ग्रोथ क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए स्टेटमेंट है नेगेटिव क्वेश्चन, तो उसका नेगेटिव ही तो होगा दोस्तों, पॉजिटिव थोड़ी होगा। ये काट देंगे, समझाएंगे नेगेटिव की ओर। तो किसका पूछा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। समझ रहे हैं दोस्तों, ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, विथ रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हम मैंने आपको लक्ष्य जो है मृणाल सर के जो पीडीएफ था उसके लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू कैश रिजर्व रेशियो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों इसी तरह का ट्रिक जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। आपको बहुत सारा ट्रिक मैं बताऊँगा अपने नॉलेज के आधार पर, ठीक है ना। मैंने जो है यूपीएससी का मेंस दिया था 2020 में, ठीक है। 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल मेरा नहीं हुआ। यूपी पीसीएस का भी मेंस दिया हूँ सर 2021 में। यूपीएससी जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार में, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ ए और ईओ के रूप में, ठीक है। तो जो भी आपको बताऊंगा आप विश्वास करके बिलीव कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, विथ रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैश रिजर्व रेशियो के रिस्पेक्ट में विचार कीजिए निम्नलिखित कथन पे, आपको पढ़ाया गया है। इट इज़ ए परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विथ ए कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ इट सेल्फ इन रिजर्व। ये वो परसेंटेज होता है डिपॉजिट का जो बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, आप बताइए। एनबीएफसी जो होता है इसके बारे में पढ़ा है, और आउटसाइड द परव्यू ऑफ इट्स रिजर्व रिक्वायरमेंट। एनबीएफसी जो होता है इससे बाहर होता है, सीआरआर उसको मेंटेन नहीं करना होता है। देखिए दोस्तों पूछा है करेक्ट आंसर, तो देखिए ये तो गलत होगा क्योंकि सीआरआर तो रखता है लेकिन बैंक अपने पास नहीं रखता, किसके पास रखता है, आरबीआई। तो हमारा पहला तो गलत है, हम इसको इससे काट देंगे। अब बचा बी होगा या तो डी, या तो दूसरा को चेक करने पड़ेगा सही है गलत है। तो बोल रहा है एनबीएफसी इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता, ये भी एकदम सही है। एनबीएफसी इससे बाहर होता है, जनरली जो बैंक होता है उसी को मेंटेन करना पड़ता है सीआरआर। तो ये मेरा सही है, हमें पूछा है करेक्ट तो हम जाएंगे ये। समझ गए दोस्तों, ऐसे बनाते रहिए आप। एराइज इन द, अगला क्वेश्चन है, एराइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वुड लाइकली रिजल्ट इन। बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब ये भारत के रिस्पेक्ट में अच्छा चीज़ है या ख़राब चीज़ है। ऐसा देखिए फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, मतलब $1 का दाम पहले 50 रुपये था, अब $1 का दाम 70 रुपये है, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। पहले आपको 50 रुपये में $1 मिल जाता था, लेकिन आपको 100 रुपये अब खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, तब आपको $1 मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, रुपये का प्राइस कम हो गया, डॉलर का प्राइस बढ़ गया। तो वही बोला है, ए राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ए फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपये, रुपये का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो उससे क्या होगा इकोनॉमी में, तो क्या होगा देखिए, कंसिडर द कॉस्ट, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए फॉरेन गुड। बोल रहा है कि बाहर का जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो हम लोग को सस्ता मिलेगा, ठीक है। तब देखिए
मान लीजिए आपको पता है कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं बाहर से डॉलर में लेते हैं, तो मान लीजिए आप पहले लेते थे, कुछ भी लेते आईफोन लेते थे, तो मान लीजिए आपको $7,000 में पहले मिल जाता था, ठीक है। और अभी भी रेट उसका कितना है, $7,000, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन रुपया का वैल्यू चेंज हुआ है। तो $7,000 था, अब 50 से गुना करेंगे, सॉरी 7,000 ज़्यादा हो गया दोस्तों ना, 700 कर देते हैं। $700 था आईफोन का दाम, तो पहले आपको 35,000 में मिल जाता था। जब रुपया का वैल्यू कम हुआ, डॉलर का ज़्यादा हुआ, तो आपको मिलेगा 70,000 में। ये बताइए तो कॉस्ट बढ़ा या घट गया? कॉस्ट क्या गया दोस्तों? बढ़ गया, है कि नहीं? तो हमारे ये क्या होगा, गलत होगा। फॉरेन गुड्स का रेट $700 में आपको 35,000 में मिलता था पहले, अब 70,000, मतलब कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, डिक्रीज नहीं हुआ। दूसरा, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए फॉरेन गुड, हाँ कॉस्ट अब बढ़ गया, हम ज़्यादा रुपये में खरीदें, ये तो सही होगा। अगर डिक्रीज नहीं होगा तो इंक्रीज होगा। या दूसरा देखते हैं, डिक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट विथ अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। बोल रहा है कि अगर रुपया का वैल्यू कम होता है, फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ता है, तो क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा, ठीक है। देखते हैं, आपको पता है इंडिया जो है किस में सामान बेचेगा, तो किस में बेचेगा, रुपया में बेचेगा। तो मान लीजिए पहले इंडिया जो है 300 रुपया में बेचता था कोई, मान लीजिए कोई इंडिया का कोई सामान बिक रहा है, मान लो पेंटिंग बिक रहा है बाहर 300 रुपये में, अमेरिका वाले ख़रीद रहे हैं 300 रुपये में। तो पहले जो था अमेरिका को कितना डॉलर देना पड़ता था, $5, 50 रुपये के हिसाब से देखें तो $5 देना पड़ेगा, तो पेंटिंग मिल जाएगा। अभी भी पेंटिंग का दाम कितना है, 300 रुपया। बोला है ना कि सभी चीज़, बाकी चीज़ कांस्टेंट है, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। अब कितना रेट देना पड़ेगा अमेरिका को, $3। तो पहले $5 में पेंटिंग अमेरिका खरीद लेता था, अब $3 खरीदेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कम होगा, अब ज़्यादा पेंटिंग खरीदेगा ना, कम में मिल रहा है। तो बोल रहा डिक्रीज इन इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ये भी गलत है मेरा। तो अगर चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोथ बी एंड सी, तो बी तो सही है लेकिन सी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। समझ गए दोस्तों? तो ये है हमारा एक्सचेंज रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CPI takes into account the price of goods only. It includes the prices of imported goods. तो कौन सा सही है? तो CPI के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है कि सिर्फ इसमें CPI में सिर्फ हम लोग गुड्स को देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस को देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए CPI जो होता है दोस्तों, उसमें गुड्स और सर्विस दोनों होता है। अगर आप CPI का बास्केट देखेंगे तो उसमें सामान भी है और उसमें सेवा भी है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, ठीक। अब अगला देखते हैं, इट इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो बाहर से सामान मंगाते हैं क्या उसमें CPI उसका बास्केट में होता है? एकदम होता है। क्या है, सिर्फ कंज्यूमर प्राइस देखेंगे हम लोग, इंडेक्स इन्फ्लेशन नापते हैं दोस्तों, तो क्या सिर्फ वही चीज़ देखेंगे, उसी का महंगाई देखेंगे कि जो इंडिया बाहर से मतलब खुद प्रोड्यूस कर रहा है? उसमें हम लोग तेल वेल नहीं देखते हैं, क्रूड ऑयल देखते हैं ना। तो क्रूड ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं या नहीं करते? एकदम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पूछा है करेक्ट, तो हम लोग जाएंगे, सिर्फ 2 करेक्ट है, तो 31 का बी होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट, जिसको आर्टिकल 112 में मेंशन है। तो उसका 2 पार्ट होता है, आपको पता है, एक रेवेन्यू होता है, एक कैपिटल होता है। तो बताया था मैंने, रेवेन्यू होता है वो डे टू डे होता है, मतलब हमेशा होगा, ठीक है। इससे कोई एसेट, पूंजी या लाइबिलिटी या देनदारी नहीं कोई कुछ क्रिएट होता है, ये वन वे होता है, मतलब एक तरफा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कैपिटल, ये कभी कभी होता है, इससे एसेट या पूंजी बनता है, ठीक है ना। तो कैपिटल मतलब जिसे एसेट या पूंजी बने और कभी कभी हो, और इसमें जो है आपकी देनदारी भी बनती है, ठीक है, देनदारी बनती है, ठीक। अब देखिए, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये एक देखिए कैपिटल रिसीव्ड, क्या ये पूंजी प्राप्ति है? अगर बाहर से हमको लोन मिल रहा है बाहर विदेशों से, तो ये आपका देनदारी हो रहा है ना। देनदारी जहाँ भी होगा तो वो कैपिटल के अंदर आएगा, तो हमारा जो पहला होगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट थ्रू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, बोरो कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है दोस्तों, तो ये भी हमारा लोन हुआ, तो ये भी होगा। कलेक्शन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अब टैक्स जो होता है दोस्तों वो तो डे टू डे होता है, हमेशा होता है, मंथली होता है, रेगुलर होता है, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। थर्ड,
रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस, लोन्स जो आपने दिया था वो आपको वापस मिल रहा है, तो ये भी कभी कभी होगा। और ये चूँकि लोन है तो हमारा जो करेक्ट पूछा है दोस्तों, तो जो कैपिटल रिसीट है वो राजस्व जो पूंजी प्राप्ति है वो पहला है, दूसरा है, चौथा है, तो हमारा जो करेक्ट होगा ये होगा सी। ठीक, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर में बताया था। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं वही चीज़ आपको पढ़ाया हूँ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ आपको नहीं पढ़ाया हूँ। चाहे वो पॉलिटी पढ़ाना हो या इकोनॉमी पढ़ाऊँगा या इन्वायरमेंट या कोई भी पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ सब आपको जो भी ज़रूरी है बस वही पढ़ाया जा रहा है जिससे क्वेश्चन आता है। फालतू चीज़ कचड़ा भरने से आपको दिमाग में क्या फ़ायदा है मुझे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मनी मल्टीप्लायर, हमने बताया था मनी मल्टीप्लायर मतलब इकोनॉमी में पैसा को बढ़ाना, जिससे इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है उसको मनी मल्टीप्लायर हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इट इज़ द डिमांड फॉर मनी फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन, क्या ये पैसा का डिमांड है जिसके द्वारा जो है हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, क्या ये मनी सप्लाई का रेशियो है, क्या ये जो है M3/M0 है, क्या ये है ये, या M0/M3 जो भी होता है फॉर्मूला, क्या ये है। अब M0 क्या है, M3 क्या है, आपको सब जो है पढ़ाया गया है। M3/M0 पढ़ाया गया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊँ। तो अगर आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा है मेरे से तो बोल देंगे इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बिना बाकी स्टेटमेंट पढ़े। तो ये जो है लेक्चर का पावर है, जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ उसका यही पावर है कि आप क्वेश्चन आपको ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, पढ़ लीजिए वैसे, लेकिन आपको सही आंसर जो है जहाँ आपको दिखेगा वहीं आप टिक मार देंगे। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक कीप्स ए रिजर्व, ये तो दोस्तों SLR होता है जो अपने बैंक अपने पास डिपॉजिट को रखती है। इट इज़ द डिमांड फॉर मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी नहीं है दोस्तों, ये तो मनी का जो पर्पस है ना, जो स्टोर ऑफ वेल्थ के रूप में देखते हैं, जो मनी का जो हमने पढ़ाया था प्राइमरी फंक्शन, स्टोर ट्रांजेक्शन एंड डिफर पेमेंट। ठीक, तो ये इट इज़ द डिमांड फॉर मनी फॉर कैरिंग आवर ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ होता नहीं। तो हमारा जो पूछा है मनी मल्टीप्लायर उसका हो जाएगा 33 का बी। ठीक, आगे देखते हैं। ऑफेंसिव इन न्यूज द स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का कहाँ है दोस्तों उसके बारे में पूछा है। तो रेड सी एंड अरेबियन सी किसको जोड़ता है, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो दोस्तों अगर मैप आप देखते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको पता होगा कि रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट जो करता है वो कौन सा है, गल्फ ऑफ एडन वाला पास। ठीक, जो अरेबियन सी और पर्सियन को करता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जो करता है वो है आपका स्टेट ऑफ मलक्का। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जो करता है वो है पाक स्ट्रेट, पाक की जलडमरू। साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी को जो कनेक्ट करता है उस स्टेट का नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका क्या होगा, सी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें पूछा मलक्का, तो वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 35, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड एज मेजर मिनरल्स, तो किसको हम लोग मेजर मिनरल्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मिनरल होता है खनिज वो दो टाइप का होता है, एक मेजर और एक माइनर। तो जो मेजर मिनरल होता है उसको ऑनरशिप करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो माइनर मिनरल होता है उसको ऑनर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई भी मेजर मिनरल है तो उसका अगर माइनिंग करना है तो उसे हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। माइनर मिनरल के लिए परमिशन हम लोग राज्य सरकार से ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब बताइए जो कोयला होता है उसके परमिशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, भारत सरकार क्या, हमारे पास है ना कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल इंडिया लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की है PSU, वही जनरली जो है परमिशन देती है माइनिंग का, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी है। तो हमारा ये होगा यूरेनियम आपको पता है कितना क्रिटिकल रिसोर्सेस है ना, आपने पढ़ा भी है भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, वो सब कौन इस्टेब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हमारे पास UCIL है, यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो भी हमारा मेजर मिनरल है। गोल्ड तो अगर स्टेट के अंदर में होता है तो जिस राज्य में मिल रही है गोल्ड वो कर लेते है ना। तो मेजर मिनरल में जो दोस्तों वो मिनरल आता है जो बहुत उपयोगी है, बहुत जो मूल्यवान है। ठीक है, तो गोल्ड भी होगा और आयरन और तो होगा ही। ठीक है,
हमारे पास अलग अलग जो स्टील प्लांट भी है, आयरन ओर की माइंस भी है, कुद्रेमुख में है, ठीक है, जमशेदपुर में भी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। माइनर मिनरल्स के बारे में देख लीजिए। माइनर मिनरल्स मतलब समझिए ऐसा चीज़ जो उतना मतलब बहुमूल्य नहीं है, जैसे रेत, सैंड, जैसे कोर्स मटेरियल, गिट्टी विट्टी हो जाता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन्स, वो सब आता है, ठीक। बाकी जो बहुत क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कोल, यूरेनियम, गोल्ड, आयरन और ये सब मेजर मिनरल्स में आएगा, ठीक है। लीड हो गया, निकल हो गया, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर पूछा है 1, 2, 3 एंड 4 होगा सी। आगे देखते हैं। राकेश वाज मैनुअल लेबर इन ए फैक्ट्री दैट यूज टू मैन्युफैक्चर शूज। बोला राकेश जो है एक फैक्ट्री में काम करता है जो जूता बनाती है, ठीक है, और वो मैनुअल लेबर है, मतलब हाथ से काम होता है। द एरिया वेयर द फैक्ट्री वाज लोकेटेड वाज ब्राउट अबाउट बाय फॉरेन एंटिटी दैट स्पेशलाइज इन शू मैन्युफैक्चरिंग। तो बोला राकेश एक फैक्ट्री में काम करता था और वो खुद से काम करता था, हाथ से बनाता था, ठीक है, छोटा सा फैक्ट्री था वहाँ से। अब क्या हुआ, इस एरिया के चारों ओर एक फॉरेन कंपनी जो है इसको पूरा एरिया ख़रीद ली, ठीक है, और ये जो कंपनी है वो जूता बनाती थी, लेकिन वो मशीन से बनाती थी, ठीक है, मशीन से, मशीनरी से यूज करके। द मशीन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ऑफ शूज वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए। और जो भी मशीन आता था वो कहाँ से आता था, अमेरिका से आता था। ये जो राकेश था वो हाथ से बनाता था जूता, ठीक है, पहले जब ये फैक्ट्री थी तब। It was observed that special knowledge of computer and numerical competency were required to operate these machines, which Rakesh lacked, and thus he was fired from his job, leading to unemployment. तो बोल रहा चूँकि ये मशीन जो था, ये जो कंपनी यूज करती थी बड़ी वाली, वो अमेरिका से आता था, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप मशीन को चला पाएँ और जूता बना पाएँ। लेकिन जो राकेश चूँकि हाथ से बनाता था पहले जूता, तो उसके पास जो है नॉलेज नहीं था, जिसके कारण कंपनी उसको नौकरी से निकाल दी, क्योंकि वो बनाने का सक्षम नहीं था, उसके पास कंप्यूटर जैसे का जानकारी नहीं था। तो राकेश जो बेरोज़गार हुआ वो किस टाइप का बेरोज़गारी है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जब इकोनॉमी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे मशीन के कारण या किसी भी चीज़ कारण, जैसे पहले टेप रिकॉर्डर होता था, ठीक, अब दूसरा चीज़ आ गया, वैसे टाइपराइटर होता था, अब जो है आपका कंप्यूटर आ गया। तो जो टाइपिस्ट का पोस्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इकोनॉमी में उसका डिमांड ही नहीं रहा। तो जब भी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करती है तो जिसके कारण कुछ लोग जो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं उसको और सीख नहीं पाते हैं, तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो वैसी बेरोज़गारी को हम लोग संरचनात्मक बेरोज़गारी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बेरोज़गारी, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब देखिए तीनों को हम देख लेंगे। डिस्गाइज्ड मतलब तो पता है कि आपको दिखेगा कि वो रोज़गार कर रहा है लेकिन वास्तव में नहीं कर रहा है। जैसे एक खेत है, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का जो है 5 ही लोगों का है, लेकिन कर रहे हैं 10 लोग, क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा जो है काम करने को नहीं है। तो बाकी जो 5 लोग हैं उसको हम लोग बोलेंगे वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो दिख नहीं रहा है, ठीक, दिख रहा है रोजगार लेकिन वास्तव में क्या है, बेरोजगार। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो किसी सीजन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे देखिए जो शुगर केन इंडस्ट्री है वो तो हमेशा नहीं चलती है, तो जब तक उसमें काम होता है तब तक उसमें वर्कर रोज़गार उनको मिलता है। जब बंद हो जाता है किसी सीज़न में तो नहीं मिलता है। उसी तरह कोल माइनिंग के लिए जो वर्कर लोग काम करते हैं तो बाकी सीज़न में तो काम करेंगे, लेकिन जब वो रहेगा बारिश होगी तो वर्कर नहीं काम करेंगे, क्योंकि कोयला कैसे निकालेंगे पानी में। तो कुछ सीज़न में वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उसको सीजनल बोलते हैं। फ्रिक्शनल का मतलब ये होता है जब एक नौकरी को आप छोड़ दिए हैं और दूसरी नौकरी को ढूंढ रहे हैं, तब उसको हम लोग उस बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियर था, जैसे मैं इंजीनियर था तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रहा था, तो ईपीएफओ निकल गया तो मुझे 2-3 साल लग गया, ठीक है, जब नौकरी छोड़ा और फिर जब 2-3 साल बाद जॉब हुआ। तो बीच का जो ड्यूरेशन था जिसमें मैं नौकरी ढूंढ रहा था पढ़ने के मतलब पढ़ाई करके नौकरी खोजने के लिए, ठीक है, तो जब तक ईपीएफओ में सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक मैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में था। समझ में आया। तो ये होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो बोल रहा है वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब असंगठित क्षेत्र। तो बोल रहा है वर्कफोर्स का जब असंगठितीकरण होता है, मतलब जो है इनफॉर्मलाइजेशन होता है, कैजुअलाइजेशन होता है, उससे आप क्या समझते हैं। तो क्या आप समझेंगे कि जब वर्कर फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल में जाएगा तो उसको असंगठितीकरण बोलेंगे। यही मतलब हुआ ना दोस्तों। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब पूरा वर्ल्ड एक ही ग्लोब में मर्ज हो जाए, मतलब मिलते जाए, उसकी इकोनॉमी मिले, उसके लोगों मिले, तब वो ग्लोबलाइजेशन है।
प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, जब प्राइवेटाइजेशन हो गवर्नमेंट अपना शेयर 51% से कम करे। उसी तरह कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब है या असंगठितीकरण का क्या मतलब है, जो लोग जो है असंगठित क्षेत्र में जाए। तो कहाँ मेरा लिखा हुआ है कि लोग जो है कैजुअल लेबर में जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलराइज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज, जहाँ लोग सैलरी नौकरी को छोड़ के और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के कैजुअल वेज में जा रहे हैं, मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, वर्कर इनफॉर्मल से फॉर्मल मूव करते, इसको फॉर्मलाइजेशन बोलेंगे, वो संगठितीकरण बोलेंगे, संगठित क्षेत्र में जा रहा है। ठीक, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बीइंग कंपनी अंडर द, ये फालतू है। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्फ, ये भी फालतू है। क्या होगा इसका, डी। ठीक है, 37 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ऑफिशियल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME इन इंडिया। बोल रहा है MSME का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला है कि नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, वो देखते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ टोटल गुड्स कितना बना रहा है उसके आधार पे। इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट कितना उसमें विनिमय हो रहा है, कितना उसको आउटपुट निकल रहा है एनुअल, वो देखते हैं उसके आधार पे, या कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसके आधार पे। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा है MSME एक्ट, तो उसमें सरकार जो है MSME एक्ट 2020 में चेंज किया, तो उसने बोला था हम लोग इन्वेस्टमेंट के आधार पे और टर्नओवर के आधार पे MSME को क्लासीफाई करते हैं। तो उसने MSME को क्लासीफाई किया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो इसमें बोला कि माइक्रो जो होता है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, इसका 5 से 50 करोड़ तक, और इसका 50 करोड़ से, इसका ध्यान फिर से देखिए, माइक्रो का 5 करोड़ से कम, इसका होना चाहिए 10 से 50 करोड़, और इसका होना चाहिए 50 से 250 करोड़, 50 से 250। ठीक है, तो माइक्रो का कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से कम, इसका 10 से 50 करोड़, इसका 50 से 250 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे किया। बाकी ऑप्शन को हम देखते हैं क्यों गलत है। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, ये तो भाई हमने पढ़ा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर मतलब जिसमें 10 से अधिक लोग काम करते हैं, इनफॉर्मल मतलब जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर हैं तो आपको देखिएगा, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, आप सिर्फ मेरा 25 मई तक साथ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, फिर आप देखिए आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों, कोई नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन। आपको आराम से 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 70 क्वेश्चन आप आराम से करके आ जाएंगे प्रीलिम्स में सही। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है मेरे साथ। फिर शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर गुड्स, ऐसा कुछ है नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, इसे कुछ फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो 38 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में था, क्योंकि पाकिस्तान जो अपना प्रमोट कर रहा है टेररिज्म को इंडिया के अगेंस्ट, तो उससे इंडिया ने धमकी बोल दिया कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंडस वाटर ट्रीटी का पहला स्टेटमेंट है, पूछ रहा है क्या करेक्ट है, आपको इसको बोला कर दीजिए कि हमें सही चीज़ पूछा है। तो इट इज़ साइन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब बताइए, अब इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इंडस ट्रीटी में इंडस नदी होती है और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, 5 कितना नदी है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो 6 नदी है टोटल। ठीक है, इंडस प्लस 5 और नदी, इसलिए इसको पंच नद बोलते हैं, है ना। पंजाब जो नाम पड़ा ना, पंजाब, तो उसमें 5 नदी जाती है इंडस को छोड़ के, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक, तो क्या ये चाइना से है, तो नहीं दोस्तों, चाइना तो है नहीं। अंडर दिस ट्रीटी 3 वाटर ऑफ 3 रिवर्स नेमली रावी, सतलुज एंड झेलम हैव बीन एलोकेटेड एक्सक्लूसिवली टू इंडिया। झेलम, रावी एंड सतलुज दोस्तों ये जो है पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, रावी, ब्यास एंड सतलुज वो अपने को दिया गया। इंडस, झेलम, चिनाब जो ऊपर की नदियाँ हैं, इंडस, झेलम एंड चिनाब, वो किसको दिया गया, पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास एंड सतलुज वो दिया गया है इंडिया को। ठीक, तो ये भी हमारा गलत है। द वर्ल्ड बैंक इज गारंटर, एकदम सही है, वर्ल्ड बैंक गारंटर है इसका। इट रिक्वायर्स पार्टीज टू मीट एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर, ऐसा कुछ जो है सही चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा जो करेक्ट होगा वो सिर्फ एक ही है, वो है आपका सी। तो देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है दोस्तों, वो लॉन्च हुआ था 1960 में शुरू हुआ था बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, जिसमें 3 जो नदी का पानी था, इंडस, झेलम, चेनाब, उसका पानी जो है हम लोग पाकिस्तान को देंगे, रावी, ब्यास, सतलुज का पानी इंडिया को देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस, झेलम, चेनाब का पानी इंडिया यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े डैम को वो पानी बना के स्टोर पानी को नहीं कर सकता, बिजली नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। बिजली अगर प्रोड्यूस करना है तो वो डैम नहीं बनाएगा, बल्कि पानी में ही कोई टरबाइन लगा देगा और वो पानी के स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। तो इंडस जो बाकी शुरू की जो नदियाँ हैं, इसमें इंडिया डैम नहीं बना सकता, बड़े बड़े डैम बना के पानी स्टोर करके बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बल्कि वाटर में ही, जैसे वाटर इधर ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कोई आप पवन पानी में ऐसे चक्की करके लगा दीजिए, तो जब ये घूमेगा तो यहीं पे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इस ऐसे को बोलते हैं हम लोग रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, मतलब रिवर का स्पीड से यूज करके आप पानी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और दूसरा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग बड़े बड़े डैम बनाते हैं, जैसे पानी, नदी का पानी डैम में स्टोर कर लिए, फिर इस डैम के पानी को हम लोग छोड़ते हैं और यहाँ टरबाइन लगाते हैं और ये घूमता है, फिर जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में टरबाइन लगाया जाता है नदी में ही, ठीक है, उस नदी के स्पीड से ही वो टरबाइन घूमेगा और पानी जो बिजली प्रोड्यूस होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में डैम में पानी स्टोर किए, फिर डैम के पानी को धीरे धीरे छोड़ते हैं, टरबाइन को घुमाएंगे उससे और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये बोला गया है जो इंडस, झेलम और चेनाब है, उसका पानी को इंडिया डैम में स्टोर करके बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकता और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में देखिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय एनी सिंगल इन्वेस्टर ग्रुप कैन नॉट एक्सीड X% ऑफ द इक्विटी ऑफ एन इंडियन कंपनी बियॉन्ड विच इट विल बी ट्रीटेड FDI। बोल रहा है कि FPI का क्या लिमिट होता है कि किसी भी कंपनी में हम कितने % इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे कि उस कंपनी में FPI हुआ है, ठीक है, और उससे ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे। तो दोस्तों अगर FPI आपने पढ़ा है तो आप बोलेंगे कि किसी भी भारतीय कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट 10% से जो है कम है तभी हमको FPI बोलते हैं, उसके बियॉन्ड हम लोग जो है FDI बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे मृणाल सर में तो वो जो है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, फिर जैसे जैसे वो चैप्टर आएगा तो और आपको जानकारी होती रहेगी, और जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बन रहा है तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट वो आपको देते जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। दोस्तों आपको ये जो सीरीज़ है, ये नया कोर्स है, कैसा लग रहा है? क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या है कि व्यू तो आता है, लेकिन लोग क्या है कि ना तो कमेंट करेंगे, ना तो लाइक कर रहे हैं, ना तो अपना कुछ सजेशन देते हैं। क्वेश्चन को जब तक दोस्तों आप पूरा कोर्स को नहीं देखेंगे, पूरा जब जितने भी 40-50 मिनट का होता है, बीच में 10 मिनट देख के छोड़ देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बताया जा रहा है आने वाले लेक्चर में, है ना, या उस लेक्चर में क्या कंटेंट है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के साथ, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। यूपीएससी इतना भी आसान नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप लगे रहिए प्रिपरेशन में। फिर देखिएगा 28 मई को आप ऐसे ही निकाल लेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क अभी से करना पड़ता है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बोलते हैं भुगतान संतुलन। द बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री कंप्राइजेज ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग ए पीरियड। दूसरा स्टेटमेंट है ए कंट्री हैविंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम विल एक्सपीरियंस इन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि एक देश का रेसिडेंट, नहीं देखिए यहाँ रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, वासी बोल रहा हूँ, वासी, हम यहाँ पे नागरिक नहीं बोले। जब एक देश का नागरिक नहीं बोले, क्या बोले, वासी। जब एक देश का वासी बाकी देशों के वासी के साथ, जो इंडिया का वासी नहीं है, क्या ट्रांजेक्शन करता है, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मतलब बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, उसको ही बोलते थे। एकदम ये सही है। दूसरा, कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी बोलेंगे जब उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बढ़ेगा। बोल रहा है कि एक कंट्री हैविंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम
बोल रहा है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम तभी होगा जब उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। दोस्तों कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम कब रहता है, जब वो ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो बोल रहा है जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा मतलब हम बाहर को सामान कुछ बेच रहे हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना मतलब डॉलर का बढ़ना, यही है ना फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर का बढ़ना। डॉलर कब बढ़ेगा दोस्तों, जब हम विदेशियों को अपना सामान बेचेंगे तभी ना डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि वो पेमेंट वो उसको चाहिए रुपया। जैसे मान लीजिए हम अपना आईफोन बेच रहे हैं, आईफोन तो चलिए इंडिया का है नहीं है, मान लीजिए ये माइक कौन सा फ़ोन था वो, चलिए हम अपना ये बेच रहे हैं पतंजलि का आटा, ठीक है, पतंजलि का आटा बेच रहे हैं। तो ये 100 रुपये का मान लिए है, तो अंग्रेज़ के पास रुपया नहीं है ना, क्या है उसके पास, डॉलर। तो डॉलर इंडिया में लाएगा और बदले में एक्सचेंज करके रुपया डालेगा, उससे क्या होगा, इंडिया में डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर वो लेके आ रहा है। ठीक, तो मान लीजिए इंडिया डॉलर अगर आ रहा है दोस्तों, तो हम लोग सामान बेच रहे हैं, मतलब हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, है ना। और जब भी इंडिया कुछ सामान बाहर बेचेगा तो हमारा जो भुगतान का संतुलन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम थोड़ी ना होगा दोस्तों, जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे भी आप देखिए कि इक्विलिब्रियम कहाँ से होगा। ठीक, तो हम पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, हम जाएंगे सिर्फ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब चर्निंग पुअर। बोल रहा है चर्निंग पुअर क्या होता है, चर्निंग पुअर क्या समझते हैं। तो चर्निंग मतलब चर्न मतलब समझते हैं दोस्तों, चर्न एक इंग्लिश का टर्म है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि जो है मथना, मतलब उसको मलाई को मथो तो क्या निकलेगा, मक्खन निकलता है ना, तो मथना बोलते हैं। तो चर्निंग मतलब तो ऐसा गरीब जो मथा रहा है। तो कोई चीज़ मथाता कैसे, जब हम लोग उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं कंटिन्यूसली, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही मथते हैं, ऐसे सब मथते हैं। तो पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, जो वो जब हमेशा पुअर होगा तो वो थोड़ी वो ऊपर नीचे थोड़ी होगा, वो तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, पीपल विथ हाई एनुअल इनकम बट लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोल रहा है लोगों को जो बहुत पैसा खूब कमा रहे हैं लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, तो क्या दिक्कत है, लो है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लो और हाई फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। चर्न मतलब फ्लक्चुएट करना, ऊपर नीचे जाना। पीपल, और यहाँ पे बोल रहा है गरीब, तो जब वो पैसा कमा रहा है, खाली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब है ना, गरीब थोड़ी हुआ। गरीब कब होगा, जब वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में ये गरीब है, वो जब उसको खाने को नहीं मिल रहा, पैसा तो कमा ही रहा है, भले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है खराब है। मतलब उसको खाना चाहिए संतरा से हो तो खा रहा है, मतलब उसको खाना चाहिए अनार तो मिल रहा है वो संतरा, इस टाइप का। लेकिन संतरा भी अच्छा है, जो संतरा खा रहा है वो गरीब थोड़ी होगा दोस्तों, समझ गए। अगला है पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। मतलब कोई आदमी जो गरीबी रेखा से कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब वो पिसा रहा है। चर्न मतलब पिसाना, मथना, ऐसा। तो हमारा ये होगा। वेल्दी पीपल विथ लो लिटरेसी, गरीब लोग जो अशिक्षा हैं, तो यहाँ पे है वेल्दी और हमें पूछा था गरीब, तो कहाँ से दोनों, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है गरीब, और वेल्दी है पॉजिटिव, तो ये गलत होगा। ये भी बोला एनुअल इनकम, वही भी गलत हो, ये है नेगेटिव, और जो कमा रहा है पैसा वो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये गया। ठीक, ऑलवेज पुअर नहीं हमें देखना, क्योंकि यहाँ पे चर्निंग है, सिर्फ लिखता कि पुअर के बारे में तो वो सही होता, तो हमारा या तो पहला सही होता या तीसरा होता, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। लेकिन हमें चर्निंग पूछा तो ये होगा सी, समझे। तो ये ट्रिक का यूज करते हैं हम लोग पेपर सॉल्व करने में। अब देखिए द केसेस ऑफ मंकी पॉक्स रिसेंटली हैव बीन कन्फर्म। बोल रहा है कि मंकी पॉक्स का केस आया था इंडिया में यूरोप से, विथ यूरोप बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड, कि यूरोप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मंकी पॉक्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है कि मंकी पॉक्स जब एक आदमी में हो जाता है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो आदमी उससे हमेशा पीड़ित रहता है उपचार के बावजूद भी। ठीक, पहला ये है। दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसमें, मतलब मेन जो ट्रांसमिशन होता है, मेन जिसे ये फैलता है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक, अगला है एनी वन कैन गेट ए पास और ए मंकी पॉक्स इंक्लूडिंग रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स। बोल रहे हैं रोडेंट चूहा वो जो होते हैं, और जो प्राइमेट्स होता है बंदर उससे भी मंकी पॉक्स होता है। उसके बाद इट इज काउज्ड बाय द सेम वेरियोला वायरस विच काउज स्मॉल पॉक्स। बोला जो स्मॉल पॉक्स से होता है उसी से मंकी पॉक्स होता है। ठीक, तो देखिए मंकी पॉक्स जो होता है दोस्तों वो खुद ही जो है 2-4 सप्ताह में ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी होता है तो सीवियर होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने अपने ख़त्म हो जाता है। ठीक, उसमें जो लिम्फ होता है दोस्तों, लिम्फ जो फ्लूइड बॉडी में होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है।
ठीक है, और धीरे धीरे करके जो है वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, पहला गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला है सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है। देखिए बोल रहा है कि चूहा से होता है और यहाँ बोल रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी से होगा, तो दोनों जो है अच्छा चीज़ नहीं है। ये टच, छूने से, कांटेक्ट से भी हो सकता है कि किसी चूहा अफेक्टेड है मंकी पॉक्स से, आपने टच किया आपको हो गया, तो ये भी गलत है। बोल रहा है कि ये मंकी पॉक्स जो होता है वो सेम वायरस से होता है जो स्मॉल पॉक्स जिससे होता है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थोपॉक्सो वायरस से होता है ना कि स्मॉल पॉक्स के वायरस से। ठीक, और ये जो है ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि ये रोडेंट्स और प्राइमेट से होता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी वाला ये गलत है हमारा और ये गलत है, तो जो मंकी पॉक्स का है ये है सी। तो आप याद रखिएगा सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ही सिर्फ नहीं होता, मंकी पॉक्स तुरंत ठीक हो जाता है, सीवियर होता है लेकिन ठीक हो जाता है, ये लाइफ टाइम तक नहीं रहता है। और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है उससे नहीं होता है बल्कि मिक्स वायरस से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स आर प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड इशूज टू फार्मर्स once in 3 years indicating the status of soil. Which of the following are expected consequence of soil health card? सॉइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार ने 3 साल में एक बार जो है लॉन्च किया था। 3 साल में एक बार जनरली होता है जिसमें सॉइल का स्टेटस पता चलता है कि सॉइल में कौन से मिनरल्स है। सॉइल हेल्थ मतलब सॉइल का हेल्थ पता चलता है, सॉइल में कौन सा मिनरल्स की कमी है, कौन सा सॉइल होना चाहिए। जनरली 12 पैरामीटर को हम लोग देखते हैं इसमें और 3 साल में एक बार होता है। तो देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो अच्छा चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? अच्छा चीज़, अच्छा मतलब पॉजिटिव, तो जो भी इसका कंसिक्वेंस होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए तो बोल रहा है कि बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो बोल रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड से फर्टिलाइजर का उपयोग जो होगा वो संतुलित हो जाएगा, ये अच्छा स्टेटमेंट है। रिड्यूस्ड इंपोर्ट बिल, हम लोग जो इंपोर्ट करने के लिए जो खर्चा करते हैं, बाहर से सामान हम लोग मंगाते हैं तो पैसा देना पड़ता है, वो भी कम होगा, तो ये भी अच्छा स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है कि इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट, बोल रहा है सरकार पे इससे खर्चा बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा, ये ख़राब चीज़ स्टेटमेंट है। दोस्तों अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे कम तो सरकार पे जो होगा टैक्स, जो सरकार खर्चा करेगी वो कम करेगी ना, तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो बढ़ेगा खर्चा, तो खर्चा बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो ये नहीं होगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। फिर बेटर लैंड मैनेजमेंट, लैंड का अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कौन सा एरिया में कितना मिनरल की कमी है, फिर उसके अनुसार जो है हम लोग यूज कर पाएंगे कौन कौन सा क्रॉप। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सही होगा, मतलब प्लस का होगा 1, 2 और 4 ये, तो ये ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चन में आपको यूज होगा, तो ये सब मैं आपको डिटेल में और अच्छे से बताऊँगा। तो अब जो है इसको कंटिन्यूसली सीरीज़ को छोड़िएगा मत बीच में, ठीक है ना, इसको कंटिन्यू करिएगा। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों इसको देने का, और मैंने जो गलती किया वो आपको रिफाइन करके अच्छा चीज़ कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। मैंने बोला था आपको कि ये जो DAP सीरीज चलेगा लेक्चर, DAP जो हमारा कोर्स चल रहा है डेली DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, इसमें मैंने बोला था कि नॉलेज तो ज़रूरी है लेकिन ट्रिक्स और हैक्स और इंटेलिजेंट गेस ये सब भी ज़रूरत है, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। सिर्फ नॉलेज के आधार पर आप नहीं निकाल सकते। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या आप सब चीज़ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें अपने नॉलेज प्लस ट्रिक्स हैक को भी यूज किया, ठीक है, तब जाके बना पॉजिटिव। समझ में आया? तो पूरा आपको सब चीज़ धीरे धीरे सिखाऊंगा, बस आप बने रहना इस चैनल पे। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब जो है आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं आने वाला है नोटिफिकेशन, समझ गए? सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है वो पूछिए। टेलीग्राम का भी चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन करके क्वेश्चन को पूछें। अगला देखते हैं 45 विथ रेफरेंस टू द हाइब्रिड एनुइटी मॉडल HAM मॉडल फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसिडर इन हाईवे कंस्ट्रक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि जो हाइब्रिड एनुइटी मॉडल है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक जरिया है जिसमें हम लोग रोड को बनाते हैं, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्वेश्चन का जो आंसर का सॉल्यूशन होता है दोस्तों वो क्वेश्चन में ही UPSC हिंट कर देता है। बोल रहा है हाइब्रिड मतलब किसी चीज़ का मिक्सचर होगा। एनुइटी मतलब एनुअल और मॉडल, ठीक है, तो हाइब्रिड मतलब 2 चीज़ का मिक्सचर होगा। एनुइटी मतलब साल में होगा और मॉडल है
तो बोल रहा है कि इस मॉडल के तहत सरकार जो है 60% प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है उसको सरकार वहन करती है और बाकी जो है और वो 5 साल में देती है एनुअल पेमेंट के साथ। मतलब 60%, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, उसका 60% कितना होगा 60 करोड़। 60 करोड़ जो सरकार देगी वो 5 साल में देगी एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 12-12 करोड़ देगी 5 साल। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में जो रोड का डेवलपर होता है वो रोड को बनाता है, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर होगा वो रोड बनाएगा, फिर उसको वो चलाएगा, चलाने के बाद जितना मान लो कॉस्ट होगा वो रिकवर करके फिर उस प्रोजेक्ट को सरकार को बना के दे देगा। ठीक है, तो बनाया चलाया, जैसे रोड है, रोड बना लिया, उसके बाद वो कुछ खर्चा किया होगा, कुछ परसेंटेज। ठीक है, खर्चा जब किया तो उसको खर्चा को रिकवर करने के लिए वो चलाता है, और चलाने के बाद जितना खर्चा रिकवर हो गया उसके बाद वो प्रोजेक्ट सरकार को दे देगा बना बनाया। ठीक है, तो हमें पता करना है कि सही है ना गलत। तो देखिए, तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ये तो है कि सरकार कॉस्ट को खर्चा करती है, शेयर करती है, लेकिन 60% नहीं करती है, वो करती है 40%। मतलब 100 करोड़ नहीं करेगी, कितना करेगी दोस्तों 40 करोड़, और 40 करोड़ एनुअल पेमेंट करके दे देगी 10-10 करोड़। उसके सरकार पे डिपेंड करेगा, किसी साल 8 दे देगी, किसी साल कुछ दे देगी, लेकिन उसको जो देना है दोस्तों वो 5 ही साल में देना है। याद रखिएगा, देना तो 5 साल में ही है, लेकिन जो शेयर कर रहा है 5 ईयर में, लेकिन शेयर कर रहा है कितना सरकार 40%। तो ये हमारा गलत है क्योंकि दिया था 60, हमें पूछा था करेक्ट पूछा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, करेक्ट ऐसे गोला कर लीजिए। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में जो रोड को डेवलपर होता है वो रोड बनाता ही है, तो ये गलत है दोस्तों। एक बार प्रोजेक्ट बन जाता है तो प्रोजेक्ट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है किसको, सरकार को, और सरकार फिर उसको रन करती है, और फिर जो उसका पैसा लगा है प्राइवेट को सरकार उसको देती है। समझ में आया? तो जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है उसमें डेवलपर को कोई अधिकार नहीं है प्रोजेक्ट को चलाना। प्रोजेक्ट जो चलाती है वो सरकार चलाती है। सरकार का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, ये चलाता है रोड का। ठीक, और जो भी प्राइवेट का प्लेयर पैसा लगा है वो सरकार धीरे धीरे करके देती है। शुरू में तो दे देती है 40%, थोड़ा थोड़ा करके, बाकी तो 60% कौन लगेगा, प्राइवेट। और प्राइवेट को जब वो ये रोड बना लेता है सरकार उसको थोड़ा थोड़ा पैसा करके देती है। ठीक, तो यह ध्यान दीजिएगा, मैं पूछा है करेक्ट, हम लोग का दोनों गलत है, तो ये ठीक है। आगे देखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये मैंने क्या बताया था, UPSC दो चीज़ को मिक्स कर देता है, तो इस और नंबर से खेलता है। देखिए, नंबर जनरली गलत देता है, अगर आपको पता है तब तो आप मारिए, नहीं पता है तो जनरली आप उसको गलत करिए। तो ये जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये जो है ये बिल्ड टू ऑपरेट BOT मॉडल का है। ये जो दिया है ना स्टेटमेंट, ये BOT मॉडल का है। तो देखें, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में BOT को कर दिया, तो UPSC ऐसे ही करेगा। प्रेसिडेंट के लिए बोला गया है तो वो दे देगा कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पार्लियामेंट है तो स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसी जैसा कर देगा। ऐसा नहीं देगा कि पार्लियामेंट की जगह ले देगा, ऐसा नहीं करता है जनरली, उसी से मिलता जुलता देता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 46A, बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट राइट्स इन इंडिया। पेटेंट इज ए स्टैट्यूटरी राइट फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड टू बी पेटेंटी बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब एक कानून के द्वारा मिला हुआ है, जो पेटेंटी होता है, जो पेटेंट करता है उसको सरकार देती है। ठीक, दूसरा, पेटेंट ग्रांट किया जाता है 10 साल के लिए जब हम एप्लीकेशन देते हैं, मतलब 10 साल के पेटेंट मिलते हैं। तीसरा, एन इन्वेंशन रिलेटेड टू प्रोसेस कैन नॉट बी पेटेंटेड। बोल रहा है कि पेटेंट अगर हम प्रोसेस का करवाते हैं तो नहीं होता है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा जो देखिए, ये जो 50 साल की जगह हो जाएगा 2 साल, 20 साल होता है, ये तो गलत है। इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट भी मिलता है, प्रोसेस पेटेंट मिलता है, ये भी गलत है। आपको समझ में आना चाहिए कि पेटेंट होता है जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोडक्ट पे, मतलब सामान पे, दूसरा होता है प्रोसेस पे। तो प्रोडक्ट पे पेटेंट का मतलब ये है कि आप सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक, सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि मान लीजिए जो मैगी होता है, तो मैगी प्रोडक्ट आप नहीं बना के बेच सकते कि ये मैगी है। अगर मैगी बोला कि हम प्रोडक्ट पे पेटेंट ले चुके हैं तो आप सेम प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। ठीक, प्रोसेस पेटेंट का मतलब आप सेम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट बना लीजिए लेकिन प्रोसेस सेम नहीं होना चाहिए, आप डिफरेंट प्रोसेस का यूज करके प्रोडक्ट बना लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। मतलब कोई कंपनी प्रोसेस पे अगर पेटेंट ली तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। प्रोडक्ट मतलब कि आप डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो, आप जो है प्रोडक्ट जो है आप नहीं बना सकते, भले आप सेम प्रोसेस फॉलो क्यों ना करें या डिफरेंट प्रोसेस।
तो प्रोडक्ट पेटेंट में प्रोडक्ट सेम नहीं बना सकते, प्रोसेस पेटेंट में प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। इंडिया में दोनों पेटेंट लागू है। हमें पूछा कि इंडिया में प्रोसेस पेटेंट ही नहीं मिलता है, तो ये गलत है, हम जाएंगे करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे, ठीक है। 46 का होगा ए। 47 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वोटिंग इन द राज्यसभा इलेक्शन। तो राज्यसभा इलेक्शन के रिस्पेक्ट में वोटिंग जो होता है, वोट कैसे होता है राज्यसभा में, उसके रिस्पेक्ट में कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है ओपन बैलेट वोटिंग इज डन इन द इलेक्शन टू काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को ही हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। बोल रहा है कि राज्यसभा में ओपन बैलेट होता है, ठीक, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी जो है कर सकता है, ठीक है। दूसरा, MLA belonging to a political party can show their ballot paper after making their vote to the authorized agent of that political party only। अब देखिए ओपन बैलेट का ही यही डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है ना। यूपीएससी ऐसे ही करेगा, कुछ स्टेटमेंट दे देगा और उसी के या तो मिलता जुलता स्टेटमेंट देगा, तब तो सही हो जाएगा जो उसको सपोर्ट कर रहा है, और नहीं तो वो अपोजिट दे देगा। यहाँ पे क्या लिख देगा, अगर मान लो इसको हमको गलत करवाना रहता तो लिख देते MLA बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट शो देयर वोट। अगर वोट अपना बैलेट पेपर अपना दिखा ही नहीं पा रहा है जिस पार्टी का एजेंट है वो, ठीक है, तब फिर ओपन कैसे हो गया, तब तो क्लोज हुआ। जैसे कि हम जो है वोट देते हैं तो क्या हम बताते हैं क्या किसको दिए, तो वो क्लोज वोटिंग है। लेकिन राज्यसभा में जब इलेक्शन में वोट करता है MLA, ठीक है, तो वो अपना दिखा देता है पर्ची कि हम जो वोट किए हैं वो किसको किए हैं, और वो किसको पर्ची दिखाता है तो वो जिस पार्टी का है। मान लो कांग्रेस का MLA वोट दिया है तो वो दिखा देता है कांग्रेस के जो भी वहाँ पर नेता होगा कि देखो हम कांग्रेस का ही वोट दिए, उसी को ओपन बैलेट बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहा है तो सही होगा। फिर इंडिपेंडेंट MLA कैन शो देयर बैलेट पेपर। इंडिपेंडेंट MLA दिखाएगा। भाई इंडिपेंडेंट MLA जो होगा, जो इंडिपेंडेंट MLA स्वतंत्र MLA होगा जो किसी पार्टी से नहीं है, वो किसको वोट दिखाएगा, किसी को नहीं दिखाएगा ना। वो जो इलेक्शन में MLA पार्टिसिपेट करता है राज्यसभा में, अगर वो किसी पार्टी का है तो पार्टी के हेड को दिखाएगा, और नहीं है तो फिर जो स्वतंत्र MLA है जो खुद लड़ा है वो किसको दिखाएगा, वो क्यों दिखाने का ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी पार्टी का तो है ही नहीं दोस्तों। कैन ऑफ एजेंट ऑफ एनी पार्टी क्यों दिखाएगा वो तीसरी पार्टी को, है ना। तो ये गलत है, हम जाएंगे करेक्ट के साथ, होगा 47 का ए, ठीक है दोस्तों। तो जो इंडिपेंडेंट MLA है वो नहीं दिखाता, वो डायरेक्ट क्या करता है, अपना पर्ची जो है डायरेक्ट बैलेट पेपर में डाल देता है, वो किसी को नहीं दिखाता है, ठीक। और जो ओपन वाला जो पार्टी को होता है वो दिखाता है। 48 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नियो बैंक। नियो बैंक को मैंने आपको जो है पढ़ाया था मृणाल सर के PDF में कि नियो बैंक क्या होता है। एक तरह का जब स्टार्टअप कोई बैंकिंग फैसिलिटी को शुरू करते हैं जनरली, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो बैंक। जनरली ये डिजिटल बैंकिंग का एक जरिया होता है, जहाँ पे बैंक जो है अपना ब्रांच को खोल देता है। नियो बैंक समझ लीजिए कि एक तरह का डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है, कहीं दूर में ऑनलाइन सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो है स्टार्टअप ये सब करते हैं। तो दे आर द फिनटेक कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी विद ओनली ए डिजिटल प्रेजेंस। सिर्फ उसका डिजिटल प्रेजेंस होता है, मैंने अभी बताया, सही है। दे डू नॉट हैव ए बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन। उनका कोई बैंक लाइसेंस नहीं होता है, ये भी सही है, क्योंकि वो बैंक के जैसा काम ही नहीं कर रहा है, वो तो बस एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो उनको बैंक से लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। उनको बैंक RBI से लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं, ठीक। दूसरा, हाँ परमिशन लेने की जरूरत है लेकिन लाइसेंस नहीं लेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। दे ऑफर डेबिट कार्ड, हाँ वो डेबिट कार्ड इशू करते हैं। आप पैसा वैसा जो जमा कीजिए ऑनलाइन तो वो जो है आपको डेबिट कार्ड ये सब इशू करेंगे। तो करेक्ट पूछा है, हमें जाएंगे डी, 48 का डी, ठीक। और ऐसे भी देखिए ये जनरली अच्छा चीज़ है नियो बैंकिंग, ठीक है ना। तो डिजिटल प्रेजेंस होगा तभी डिजिटल इंडिया होगा, ये सही है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डेबिट कार्ड दे सकता है, ये सब ठीक। आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम का नाम दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हमें विचार करना है। द परसेंटेज टैक्स रेट इंक्रीजेज प्रोपोर्शनलिटी विद द इंक्रीज इन इनकम अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स रेजिम। बोल रहा है जब भी इंडिया में प्रोपोर्शनल टैक्स रेजिम होता है या किसी भी देश में, तो हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो हमारा उस परसेंटेज में टैक्स भी बढ़ता है। टैक्स भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जिस तरह से हमारा इनकम बढ़ेगा उसी रेट में हमारा टैक्स रेट भी बढ़ता है, उसका परसेंटेज बढ़ता है दोस्तों, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ये।
दूसरा स्टेटमेंट है, ए प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स मेकर्स डिस्पोजेबल इनकम्स एज वेल ए कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर सेंसिटिव टू द फ्लक्चुएशन इन जीडीपी। बोला जब भी प्रोपोर्शनल टैक्स इनकम टैक्स होता है तो उससे हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम होता है, मतलब जितना हम इनकम खर्च कर पाते हैं टैक्स देने के बाद, और जो भी कंज्यूमर का स्पेंडिंग होता है वो जीडीपी की तुलना में फ्लक्चुएट होता है। तो पहला ये दो स्टेटमेंट। तो देखिए, अगर आपने प्रोपोर्शनल टैक्सेशन पढ़ा है तो इसमें क्या होता है, हम लोग सेम टैक्स रेट को कवर करते हैं। सेम टैक्स रेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 5% फ्लैट टैक्स रेट होगा, मतलब किसी चीज़ पे कोई भी आदमी कितना भी कमाए उसको 5% देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जितना कमाएगा उसको उतना देना पड़ेगा। जैसे कि कोई आदमी 1000 कमाया तो उसका 5% कितना होगा, 50 रुपया होगा ना। कोई आदमी 1 लाख कमाया, 10,000 कमाया तो उसको 500 देना पड़ेगा टैक्स। अगर 1 लाख कमाया तो 5,000, 10 लाख कमाया तो 50,000। तो टैक्स हम फ्लैट है, फिक्स है 5%, लेकिन टैक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम बढ़ रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है। टैक्स रेट इंक्रीज नहीं कर रहा दोस्तों, टैक्स का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है अगर आप उसका इनकम बढ़ रहा है, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स से क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। नहीं, सेंसिटिव कहाँ हो रहा है? सेंसिटिव कब होता है कि जब हम टैक्स के रेट को ही बढ़ाते हैं। मतलब आप कमाते जाइए, मान लो 5% से हम 10% कर देंगे, जो कम कमाएगा उसके लिए कम टैक्स, ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा। तो जितना आपका जीडीपी ग्रोथ होगा तो इनकम लोगों की बढ़ेगा, तो जो ज़्यादा पैसा कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स का थोड़ी हो, उससे फ्लक्चुएशन तो नहीं हो, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया ना उसमें, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं होता तो जितना आप कमाइए उतना ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ेगा, मतलब 5%, 10%, 20%। तो ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है कि आप जीडीपी अगर बढ़ता है तो अब ज़्यादा टैक्स आपको कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे डी। इसलिए याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स का रेट फिक्स करते हैं, लेकिन टैक्स का जो वैल्यू होता है वो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इनकम वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन जीडीपी अगर बढ़ता घटता है तो वो फ्लक्चुएट कम कर रहा है। आप समझिए कि अगर इनकम मान लीजिए प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स रेट भी बढ़ता है, तो अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपको 10% लगता है, तो आपको कितना कटता, 1,000। अगर 1 लाख कमाते हैं, मान लो 15% कटता है तो आपको कितना लगता है, 15,000। तो आप देख रहे हैं ना, पहले जो 500 था और ये आपका कितना था, 500 था, तो 500 की जगह कितना हो गया, 10,000। ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ। पहले कितना था आपका 5,000, तो अब कितना हो गया 15,000, तो ज़्यादा फ्लक्चुएट किया। बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। किस में फ्लक्चुएशन होता है? जब प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं था तब, जब 5%, 10%, 15% जो भी प्रेजेंट में है वो है तब। प्रोपोर्शनल टैक्स अगर हो जाएगा, फिक्स रेट अगर डिसाइड होगा, इनकम कुछ भी हो, तो टैक्स का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है तो होगा डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है, पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद नहीं होता है दोस्तों, सामाजिक इकोनॉमी जो बोलते हैं हम लोग ना, वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट, समाजवाद। ठीक, समाजवाद। तो इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार डिसाइड करता है कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। दूसरा स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर ए सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। बोल रहा है कि जो भी रिसोर्स का हम लोग बंटवारा होता है, आवंटन होता है, किस में, सोशलिज्म में, समाजवाद में, तो वो डिसाइड होता है कि लोगों का परचेजिंग पावर कितना है, लोगों का क्रय शक्ति कितना है। देखिए दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है। एक में बोल रहा है कि सरकार डिसाइड करता है। भाई जब भी सरकार डिसाइड करेगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि सभी चीज़ को लोगों को मिल रहा है कि नहीं। ये सिर्फ नहीं देखेगा कि कौन खरीद सकता है। और वही अगर सरकार देख करना रहता दोस्तों, तो वो फिर आपको दुनिया भर का आपको सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल ही दिखता है ना पूरे इंडिया में। लेकिन ऐसा है नहीं है, इंडिया में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। जिसको जो अब जो चीज़ जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पब्लिक हॉस्पिटल है। तो यही तो समाजवाद है ना। समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि उसको सरकार डिसाइड करती है कि कौन से सामान को प्रोड्यूस करना है। और एक इकोनॉमी होता है प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो एक इकोनॉमी होता है सोशलिस्ट और दूसरा इकोनॉमी होता है कैपिटलिस्ट।
तो जो सोशलिस्ट में होता है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई, कि कितना है, जिस चीज़ की डिमांड रहेगी वही होगा। जैसे अभी आईफोन का रेट क्यों हाई है, क्योंकि आईफोन का रेट इंडिया में वर्ल्ड आईफोन का रेट इसलिए हाई है क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। जिस दिन लोग डिमांड करना बंद कर देंगे तो आईफोन का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है। सोशलिस्ट में सरकार डिसाइड करती है। नमक का रेट देखिए उतना का उतना ही है कि नहीं है। जो भी 18-20 रुपये हम खरीदते तो वही है। तो जो चीज़ को सरकार, जैसे कि रेलवे का टिकट है नहीं बढ़ा है, सरकार डिसाइड कर 500 से पहले भी आप जाते होंगे स्लीपर में 500, 550 रुपया, कुछ बढ़ा होगा बहुत कम होगा। लेकिन वही आप देखिए कि उसका फेयर देखिए, हवाई जहाज़ का फेयर देखिए, वो बहुत हाई फाई हो गया। आप कोचिंग का फ़ी देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट का बस में जाइए ठीक है 5-10 रुपये में आप चले जाएंगे, और वही आप प्राइवेट में फेयर में जाइए तो देखिए। तो जो चीज़ सरकार डिसाइड करता है उसको सोशलिज्म बोलते हैं, जहाँ पे डिसाइड करते हैं। कैपिटलिस्ट में डिमांड और सप्लाई पे होता है। जिस चीज़ की डिमांड अधिक रहेगी उसका रेट भी हाई रहेगा। जैसे अभी कोई बड़ा वाला टीवी खरीदता है जो पहले हम लोग घर में यूज करते थे, नहीं अब सब मतलब स्मार्ट टीवी आ चुका है ना। तो स्मार्ट टीवी का रेट हाई है, फ्लैट टीवी का रेट बहुत कम है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है दोस्तों, उसमें परचेजिंग पावर के हिसाब से डिसाइड होता है कि लोगों का क्रय शक्ति कितना, लोग अगर खरीद पाएंगे तो वही चीज़ प्रोड्यूस होगा। समझ गए। तो ये हमारा गलत है, ये कैपिटलिस्ट का वो है पहचान है, और ये हमारा सही है कि सोशलिस्ट में सरकार डिसाइड करती है। हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे ए। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने जो है 25 क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आपको पता चल रहा होगा कि मैं जो हूँ किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं नॉलेज तो यूज करता ही करता हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये ऑप्शन क्यों गलत है, ताकि इससे आपका नॉलेज बेस हो। साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बीच बीच में पता चलते जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग नॉलेज, ट्रिक, हैक्स सब का यूज करके प्रीलिम्स को क्रैक करना है। सिर्फ नॉलेज के आधार पे, ज्ञान के आधार पे यूपीएससी नहीं निकलता है। अगर यूपीएससी सिर्फ ज्ञान के आधार पे निकलता है दोस्तों, तो दिल्ली में जो लोग 5, 6, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, हर बार निकलता है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अगर पढ़ने से ही सिर्फ हो जाता है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं, आप उसको अप्लाई कीजिए, आप उसको ट्रिक्स यूज कीजिए, हैक्स यूज कीजिए, तब जाकर आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है। वहीं देखिए लवासना में अगर सिलेक्शन किसी का हो जाता है, कोई आईपीएस के पोस्ट पे है, ठीक, तो वो तो उनको तो उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है। ट्रेनिंग बहुत होती है लवासना में, हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अगला देखेंगे कि 1 महीने बाद प्रीलिम्स से तो वो क्रैक कर लेते हैं और आईएएस का इंटरव्यू देते हैं मेंस निकालने के बाद। ठीक है। क्यों ऐसा कर लेते हैं? क्योंकि वो नॉलेज तो उनके पास है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, हैक्स भी यूज़ करते हैं, तभी उनका प्रीलिम्स निकलता है दोस्तों। तो सिर्फ आपके नॉलेज के आधार पे, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आपको करना पड़ेगा ट्रिक्स और हैक्स यूज भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो ध्यान देंगे, नॉलेज आप पढ़ते रहिए, प्लस ट्रिक्स भी यूज कीजिए और हैक्स भी यूज कीजिए, और सबसे ज़रूरी इनको यूज करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी और टेक्निक कोई बताने वाला होना चाहिए, जो बताए आपको पल पल की में बताए कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मेरा जो ये कोर्स स्टार्ट करने का जो मकसद था और जो चैनल शुरू करने का मकसद था, बस ये था कि अच्छे स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं और किसी कारण से नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिल जाए, इसीलिए मैंने शुरू किया है। ठीक है। तो मैं आप लोगों के सभी के लिए सफलता की कामना करते हुए जो है इसकी शुरुआत किया हूँ। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ट्रिक्स यूज कीजिए, नॉलेज यूज कीजिए दोस्तों, और यूपीएससी प्रीलिम्स में सक्सेस होइए और प्रैक्टिस करिए दम जम के। ठीक है। इसी के साथ आप डीपीपी का ये कोर्स देख रहे थे, ये लेक्चर देख रहे थे। कल हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द जीरो आईएएस चैनल। दोस्तों आपका दोस्त हूँ मैं, भाई हूँ, जो भी मानिए। पढ़ाई कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।